गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक है डीएनए का द्विगुणन। इंग्लिश में से कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर डीएनए का द्विगुणन नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। अर्थात हम लोग जानते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं और दो से चार कोशिकाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं? क्योंकि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद क्या बन जाता है? हमारी दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? समसूत्री विभाजन में बनती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जो ये विभाजन दो बार होता है और इसके विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकाएं बनती हैं। इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होती है। प्रोफेज, मेटाफेज वाली सभी प्रोसेस होती हैं। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं समसूत्री विभाजन में और सूत्री में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन ये कोशिकाएं बनती हैं तो इनमें जो डीएनए आता है वो डीएनए कैसे आता है? तो डीएनए जो आता है वो डीएनए द्विगुणन के कारण ही उन कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक, तो हम जानेंगे कि डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। तो ये इस लॉन्ग टॉपिक में, ये एक लॉन्ग टॉपिक है। इस लॉन्ग टॉपिक में मेन 3 प्रश्न है कि डीएनए का द्विगुणन क्यों होता है, डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है और डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। तो ये 3 हमारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बड़ा था और इसमें आ नहीं पाता, तो यहाँ पर हमने छोटा छोटा लिख दिया है। इसको हम बताते चलेंगे, आपको इसमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पर एक एक लाइन आपको पढ़ के बता देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए का द्विगुणन। देखिए, डीएनए का द्विगुणन हम पहले इसको चित्र को समझेंगे, क्योंकि अगर हमने चित्र समझ लिया तो हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है याद करने वाली, क्योंकि आप सोचते हैं इतना लंबा टॉपिक है कैसे याद करेंगे। ठीक, तो हम आपको सब पूरा का पूरा ऐसे ही याद करा देंगे। कुछ नहीं है इसमें, केवल ये देखने में लॉन्ग टॉपिक लग रहा है। बाकी अगर हमको ये फिगर पता है तो हम इसको आसानी से अपने आप ही लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले डीएनए का द्विगुणन में ये फिगर देखते हैं। देखिए, ये डीएनए है। जैसे डीएनए हमारा ऐसा होता है, एक डीएनए की दिशा कैसी होती है? 3 से 5 होती है और दूसरी कौन सी होती है? 5 से 3 होती है। देखिए, इसके सूत्र जो हैं, जो धागे हैं वो एक तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए ये 3 3 ना समझना और इसको 5 5 ना समझना। ठीक, तो ये 3 से 5 दिशा है और 5 से 3 दिशा है। ठीक, तो ऐसा हमारा डीएनए होता है और डीएनए में ऐसे जो है नाइट्रोजन बेस लगे रहते हैं। ठीक, ऐसे नाइट्रोजन बेस लगे रहते हैं, तो हमारे ये नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं। अब हमें डीएनए को, अगर हमें एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने हैं तो सबसे पहले हमको डीएनए को तोड़ना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? जो ये डीएनए के दोनों धागे आपस में लिपटे हुए हैं तो इनको हम पहले क्या करें? पहले तो हम अलग कर दें। ठीक, अलग करेंगे तभी तो जो है एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे। तो जो डीएनए है, ये डीएनए हमारा क्या कहलाएगा? जिस पर हम बनाएंगे। जैसे ये 2 श्रृंखलाएं हैं तो हमारी एक ये श्रृंखला और एक ये श्रृंखला। ठीक, ये 2 श्रृंखलाएं हैं, इस पर 2 ये सीरीज है, तो इन पर एक ये नई श्रृंखला बन रही है और एक ये बन रही है, तो इस पर 2 श्रृंखलाएं बन रही हैं। तो देखिए, एक डीएनए हमारा ये हो जाएगा और एक डीएनए हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे एक डीएनए और 2, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। तो हमारी ये दोनों श्रृंखलाएं हो गई। पहले क्या था? पहले दोनों श्रृंखलाएं एक ही जैसी थी, मतलब दोनों आपस में लिपटी हुई थी। लेकिन जब इसका डीएनए का द्विगुणन हुआ तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में अलग हो गई। ठीक, कहाँ अलग हुई? जहां तक हमें डीएनए का द्विगुणन करना है। जैसे मान लेते हैं हमको यहां तक डीएनए का द्विगुणन करना था, तो हमारा जो है डीएनए का द्विगुणन जहां पर करना है तो वहां तक हमें इसको तोड़ लेना है, इसको 2 भागों में अलग कर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि यहां तक हमको डीएनए का द्विगुणन कराना है, तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों श्रृंखलाओं को जो हाइड्रोजन बंध लगे हुए हैं तो उनको तोड़ लेंगे। तो हमारे हाइड्रोजन बंध जब टूट जाएंगे तो ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम यही है, श्रृंखलाओं को अलग करना। तो हमने श्रृंखलाओं को अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद हमारी एक श्रृंखला कौन सी हो गई? 3 से 5 दिशा की हो गई और दूसरी श्रृंखला कौन सी हो गई? 5 से 3 दिशा। ठीक, 5 से 3 दिशा। तो ये एक 3 से 5 दिशा और दूसरी 5 से 3 दिशा। ठीक, अब देखिए ये कौन सी दिशा है? 3 से 5। इस पर नई श्रृंखला जो बन रही है वो कौन सी बन रही है? 5 से 3 दिशा की बन रही है। सब कुछ चित्र में लिखा हुआ है। ये सीरीज कौन सी है? 3 से 5 दिशा है। और ये कौन सी है?
5 से 3 दिशा है, क्योंकि इस सीरीज पर जो श्रृंखला बनेगी वो कैसी बनेगी, 5 से 3 बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि देखिए इस पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इस श्रृंखला पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं वो अपनी अपोजिट श्रृंखला के आधार पर लगेंगे। जैसे यहाँ पर ए लगा हुआ है तो यहाँ पर अगर हमें जोड़ना होगा नया तो टी जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर टी लगा हुआ है और यहाँ पर ए लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पर नई श्रृंखला बनाएंगे तो क्या होगा, हम ए, यहाँ पर टी है तो हमको यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, ए ही, तो नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, यहाँ पर देखिए सी है तो सी के सामने में क्या है, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर हमें क्या लगा, जी। तो जो यहाँ पर ये सीरीज जुड़ रही है वो किसके आधार पर जुड़े, 5 से 3 के अनुसार ही जुड़ रही है। किसके अनुसार जुड़ रही है, 5 से 3 के अनुसार ही जुड़ रही है। तो हमारी जो नई श्रृंखला बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, 5 से 3 के हिसाब से बन जाएगी। तो ये तो हमारी हो गई एक श्रृंखला पर काम। अब जो दूसरी बनेगी वो बिल्कुल जस्ट इसी के तरीके से बनेगी। 5 से 3 जो श्रृंखला बनेगी, जो 5 से 3 जो नई जो श्रृंखला है इस पर कौन सी बनेगी, 3 से 5 बनेगी। इसके अनुसार अगर इस पर ए लगा हुआ है तो इस पर कौन सा लगेगा, टी लगेगा। तो देखिए टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, तो ये कौन सी दिशा है, 3 से 5। तो इस पर जो नई श्रृंखला बनेगी वो कैसी बनेगी, 3 से 5 दिशा की ही बनेगी। तो इस प्रकार से हमारा 2 श्रृंखलाएं बन जाएंगी। ठीक, अब कैसे बनेंगी अब आगे देखते हैं। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के बाद। देखिए हम आपको बता ही चुके हैं कि समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों विभाजन के बाद जो मात्र कोशिका है, मात्र जो कोशिका है, मात्र कोशिका मतलब इंग्लिश में से क्या कहेंगे, मदर सेल। ठीक, मदर सेल मतलब जैसे एक ये हमारी कोशिका है तो इससे हमारी समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनी। ठीक, कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं बनी। तो ये हमारी क्या हो गई, मदर सेल हो गई, मात्र कोशिका हो गई, मदर सेल हो गई। और जो ये दोनों कोशिकाएं बनी ये क्या हो गई, हमारी डॉटर सेल हो गई। क्या हो गई, डॉटर सेल हो गई। तो मात्र कोशिका, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के बाद मात्र कोशिकाएं क्रमशः 2 व 4 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। मतलब 2 व 4 का मतलब क्या है, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनाएंगी और अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनाएंगी, मतलब 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। तो क्रमशः 2 और 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इस क्रिया में प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों को जन्म देता है। ठीक, क्योंकि गुणसूत्रों में डीएनए का द्विगुणन होता है। क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई मदर सेल है और इससे नई 2 कोशिकाएं बनी। ठीक, नई 2 कोशिकाएं बनी तो इसमें क्या था, केंद्रक में डीएनए पड़ा था। अब ये बताइए यहाँ पर ये डीएनए है, कोशिकाएं तो बन जाएंगी, लेकिन जब 2 कोशिकाएं बनेंगी तो हमको 2 है वो केंद्रक भी तो चाहिए, 2 केंद्रक भी तो चाहिए हमको। तो 2 केंद्रक बनेंगे कैसे, और जब केंद्रक होगा तो उसमें क्रोमैटिन जाल होगा अर्थात गुणसूत्र होंगे, तो हमें 2 दोहरा गुणसूत्र भी चाहिए। तो दोहरा गुणसूत्र होगा कैसे, क्योंकि हमें कौन सा विभाजन होगा, क्योंकि जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डीएनए का द्विगुणन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनाने हैं, अर्थात जब केंद्रक बनेंगे तो डीएनए भी बनेगा। तो यही लिखा हुआ है कि इस क्रिया में प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों को जन्म देता है। मतलब जो गुणसूत्र है वो 2 अर्ध गुणसूत्रों को जन्म देगा। अर्थात अगर 23 हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं तो अर्ध जोड़े अपने गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र बनाएंगे, आधे गुणसूत्र बना देंगे। 23 मतलब टोटल 46 बना देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि गुणसूत्रों में डीएनए का द्विगुणन होता है, अतः डीएनए की मात्रा का द्विगुणन, मतलब डीएनए की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, डीएनए की मात्रा का द्विगुणन कोशा विभाजन का मुख्य सिद्धांत है। मतलब कोशा विभाजन जो हो रहा है, सेल डिवीजन जो हो रहा है, वो डीएनए की जो मात्रा है, जो डीएनए की मात्रा है उसका द्विगुणन होना। जब डीएनए की मात्रा का द्विगुणन होगा तो यही कोशिका विभाजन का मुख्य सिद्धांत होगा। मतलब कोशिका क्यों विभाजित हो रही है, कोशिका इसलिए विभाजित हो रही है क्योंकि डीएनए का द्विगुणन कराना है, मतलब डीएनए का द्विगुणन होना है। तो डीएनए का द्विगुणन होगा तो इसीलिए कोशिका विभाजित हो रही है। तो डीएनए का द्विगुणन, डीएनए की मात्रा का द्विगुणन कोशा विभाजन का मुख्य सिद्धांत है। मतलब डीएनए की मात्रा जो है उसको दुगुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है। ठीक, तो डीएनए की मात्रा का द्विगुणन कोशा विभाजन का मुख्य सिद्धांत है। आगे देखते हैं। द्विगुणन के समय मात्र डीएनए,
मतलब जो मदर डीएनए, जैसे ये क्या है, ये हमारा मदर डीएनए है। कौन सा है ये? मदर डीएनए है। ठीक, ये मदर डीएनए है, क्योंकि इसी मदर डीएनए से ही तो हमारे दो डीएनए बनेंगे। तो ये जो डीएनए मतलब ये और ये दोनों, पूरा इसकी दोनों श्रृंखला मिलाकर ये मदर डीएनए है। एक ही श्रृंखला में को मदर डीएनए नहीं कहेंगे। ठीक, ये पूरा डीएनए है। इसकी जो नई श्रृंखला बनी, ये क्या होंगे? ये नए डीएनए होंगे। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, डीएनए द्विगुणन के समय मात्र डीएनए टेम्पलेट या फार्मा का काम करता है। मतलब क्या है कि जो ये मदर डीएनए है, ये काहे का काम करेगा? एक सांचे का काम करेगा। सांचा आपने देखा होगा कि जो है मिठाई वगैरह बनाते समय उसको सांचे में रख देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो जो सांचे पर जो छाप होती है वही छाप उस मिठाई पर भी पड़ जाती है। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसा ये डीएनए होगा वह उसी के आधार पर ये नए डीएनए बनेंगे। जैसे अगर इस पर टी लगा हुआ है तो इसी के आधार पर, देखिए इस पर टी लगा हुआ है तो इधर ए लगा हुआ है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर ए लगेगा। तो ये काहे का काम कर रहा है? एक सांचे का काम कर रहा है। ये वाला जो मदर डीएनए है काहे का काम कर रहा है? एक सांचे का काम कर रहा है। जैसा ये डीएनए होगा वैसे ही ये डीएनए बनेंगे। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, डीएनए द्विगुणन के समय मात्र डीएनए टेम्पलेट अर्थात फर्मा का काम करता है। फर्मा मतलब सांचे का काम करता है। डीएनए का द्विगुणन निम्नलिखित चरणों में होता है। मतलब डीएनए का द्विगुणन निम्नलिखित स्टेप में होता है। 2 स्टेप होते हैं। पहला, डीएनए का विकुंडलन, अनविंडिंग ऑफ डीएनए। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? अनविंडिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो हमें डीएनए को क्या करना पड़ेगा? डीएनए को खोलना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए आपस में कुंडलित है, बहुत मुड़ा हुआ है। इसकी बनाएंगे कैसे दोनों श्रृंखलाएं? तो सबसे पहले हमें डीएनए को अनविंडिंग करना पड़ेगा। ठीक, और फिर दूसरी श्रृंखला क्या है? नई श्रृंखलाओं का संश्लेषण। जब डीएनए हमारा खुल जाएगा फिर उसके बाद हम नई श्रृंखलाओं का संश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए खुलेगा कैसे, डीएनए को हम अलग अलग कैसे करेंगे। तो देखते हैं, डीएनए द्विगुणन के लिए सबसे पहले डीएनए का विकुंडलन होता है। डीएनए का विकुंडलन होता है मतलब सबसे पहले हमें डीएनए को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग करनी पड़ेंगी। इसको क्या कहते हैं? विकुंडलन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डीएनए द्विगुणन के लिए सबसे पहले डीएनए का विकुंडलन करेंगे। जिस स्थान से डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पृथक होना शुरू होती हैं उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पर हमको यहां से डीएनए को पृथक करना है, यहां से डीएनए को पृथक करना है, तो हम इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे प्रारंभिक बिंदु। ठीक, इसे क्या कह देंगे? प्रारंभिक बिंदु कह देंगे। इसको क्या कहा गया? प्रारंभिक बिंदु कहा गया। मतलब जहां से हमें डीएनए को अलग करना है उसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु कहेंगे। ठीक, अब क्या होगा? इस प्रारंभिक बिंदु पर विकुंडलनी प्रोटीन लग जाती हैं। मतलब ये जो प्रारंभिक बिंदु है तो यहां पर कौन सी प्रोटीन लग जाएंगी? यहां पर विकुंडलनी प्रोटीन लग जाएंगी। विकुंडलनी प्रोटीन लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध लगे हुए हैं उनको तोड़ेगा कौन? तो वो विकुंडलनी प्रोटीन तोड़ेंगी, मतलब अनविंडिंग प्रोटीन तोड़ेंगी। और जिस स्थान पर ये प्रोटीन लगेंगी उसे कहेंगे क्या? उसे प्रारंभिक बिंदु कह देंगे। ठीक, इस प्रारंभिक बिंदु पर विकुंडलनी प्रोटीन लग जाती हैं, जिससे इस स्थान से हाइड्रोजन बंधों के क्रमशः टूटने से डीएनए का विकुंडलन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर विकुंडलनी प्रोटीन लग गई। अब यहाँ पर क्या थे? हमारे हाइड्रोजन बंध थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध लगे हुए थे, तो हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या हो जाएंगी? पृथक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध टूट गए हैं। और हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा किसने? विकुंडलनी प्रोटीन ने। और विकुंडलनी प्रोटीन कहाँ लगी? प्रारंभिक बिंदु पर। किसके प्रारंभिक बिंदु पर? तो डीएनए के प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेप समाप्त होता है। पहला स्टेप क्या था कि ये द्विगुणन होता क्यों है? तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं इसलिए डीएनए का द्विगुणन होता है। पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक, अब कोशिकाएं विभाजित किस आधार पर होती हैं? समसूत्री और सूत्री विभाजन होता है उसमें, तो जिस कारण से कोशिकाएं विभाजित होती हैं, और जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो डीएनए का द्विगुणन भी होता है। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। और दूसरा स्टेप क्या है कि अगर हमें डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग करना है
तो अलग कैसे करेंगे? तो जहाँ पर डीएनए का जहाँ पर से हमको डीएनए अलग करना है वहाँ पर क्या कह देंगे? उसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे। वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? विकुंडलिनी प्रोटीन लगा देंगे। विकुंडलिनी प्रोटीन करेंगी क्या? हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देंगी, और हाइड्रोजन बंधों को जब तोड़ देंगी तो हमारा जो डीएनए है वो उसकी दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी? पृथक हो जाएंगी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, नई श्रृंखलाओं का संश्लेषण। देखिए अब हमारा डीएनए की एक ये श्रृंखला और एक ये श्रृंखला दोनों क्या हो गई? हमारी अलग हो गई। ठीक, अब हमको इस पर एक नई श्रृंखला बनाना है। हमने पहले बना लिया है तो यहां पर हमको एक नई श्रृंखला बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। तो देखते हैं इसमें नई श्रृंखलाओं का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स देखते हैं। द्विकुंडलित डीएनए का विकुंडलन, एक बिंदु तक होने पर डीएनए चिमटी के आकार की रचना लगता है। मतलब विकुंडलित डीएनए का विकुंडलन मतलब जो ये डीएनए है, डीएनए एक बिंदु तक, मतलब यहां तक हमको अगर डीएनए का मतलब डीएनए को अलग करना है तो हम एक बिंदु तक डीएनए को अलग कर लेंगे। मान लेते हैं हमने इस बिंदु तक डीएनए को अलग कर लिया है। ठीक, इस बिंदु तक हमने डीएनए को अलग कर लिया है। तो अब क्या होगा? डीएनए कैसा लगेगा? डीएनए एक चिमटी के आकार, जैसे चिमटी देखी है आपने, तो उसकी चिमटी के आकार, जैसे चिमटी ये देखिए, ये लग रहा है चिमटी के आकार की। तो डीएनए एक निश्चित बिंदु तक अलग हो गया। अलग होने के बाद अब डीएनए लग कैसा रहा है? तो डीएनए एक चिमटी के आकार की संरचना लगता है, चिमटी की तरीके से। ठीक, तो वही विकुंडलित डीएनए का विकुंडलन एक बिंदु तक होने पर, एक बिंदु तक हो गया, मान लेते हैं कि यहां तक हो गया, मान लेते हैं यहां तक हो गया। ठीक, जहां तक हमारा हो गया तो वहां तक क्या कहेंगे उसको? एक बिंदु तक होने पर डीएनए चिमटी के आकार की रचना लगता है। इसे द्विकुंडलन फार्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अब इसे क्या कहेंगे? इस डीएनए को क्या कहेंगे? द्विकुंडलन फार्क। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो डीएनए है वो दो भागों में टूट गया और बिल्कुल चिमटी के आकार का हो गया। कैसा हो गया? चिमटी के आकार का हो गया। इसलिए अब इसे क्या कहेंगे? द्विकुंडलन फार्क कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां क्या हो गया? हमारा जो है डीएनए एक बिंदु तक जो है खुल गया है, और खुलने के बाद चिमटी की तरीके से लग रहा है, और चिमटी की तरीके से लगने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्विकुंडलन फार्क। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारी दो श्रृंखलाएं हो गई। डीएनए हमारा अलग अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया। हमारा एक श्रृंखला कौन हो गई? 3 से 5 हो गई। दूसरी श्रृंखला कौन सी हो गई? 5 से 3 हो गई। हमारा दो श्रृंखलाएं हो गई। अब क्या करेंगे? अब हमको इस श्रृंखला पर एक नई श्रृंखला बनानी है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखिए 3 से 5 श्रृंखला है, तो डीएनए पॉलीमरेज इस वाली श्रृंखला पर कौन आ जाएगा? क्योंकि अगर नई श्रृंखला लगनी है, बननी है, तो इस पर कुछ ना कुछ नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स को लगाएगा कौन? तो न्यूक्लियोटाइड्स को लगाएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन लगाएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो 3 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, अभी हम पूछेंगे आपसे। इसमें से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस लॉन्ग टॉपिक से। तो 3 से 5 दिशा है। 3 से 5 दिशा पर जो नई श्रृंखला कौन सी बनेगी? 5 से 3 बनेगी। इस पर नई श्रृंखला जो बनेगी उसका संश्लेषण कौन कराएगा? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराएगा। कैसे कराएगा देखते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विकुंडलित डीएनए की, विकुंड ये डीएनए कैसा है? विकुंडलित, मतलब क्योंकि अब तो कुंडलित तो है नहीं, अब ये कैसा है? विकुंडलित है। तो विकुंडलित डीएनए की 3 से 5 दिशा पर, किस पर? 3 से 5 दिशा पर नई श्रृंखला, 5 से 3 नई दिशा की नई श्रृंखला संश्लेषित करवाता है। पहली लाइन हमारी हो गई। पहली लाइन क्या हो गई? कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम। ठीक, ये लिखा हमने। यहां से लिखना शुरू करेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 से 5 दिशा पर नई श्रृंखला 5 से 3 दिशा को संश्लेषित करवाता है। हमारा इतना लिख गया। शुरुआत यहां से करेंगे, यहां से लिखने की शुरुआत करेंगे। अब क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को, किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित करके, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स किसके आधार पर होंगे? इसके आधार पर होंगे। देखिए ये 3 से 5 दिशा है, तो इस पर जो नए न्यूक्लियोटाइड लगेंगे वो लगेंगे किसके आधार पर? 5 से 3 दिशा के आधार पर लगेंगे।
ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करके 3 से 5 दिशा वाली सांचा श्रृंखला पर 3 से 5 दिशा वाली सांचा श्रृंखला पर 5 से 3 दिशा में जोड़ने का कार्य करता है। मतलब इस दिशा पर जो नई न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वो किसके आधार पर जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे 5 से 3 दिशा के आधार पर जुड़ने का काम कराएगा। कौन कराएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराएगा। अब आगे देखते हैं। ठीक, अतः 5 से 3 दिशा में बनने वाली नई श्रृंखला लगातार व पहले बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, ये श्रृंखला जो है हमारी लगातार और पहले बनकर तैयार हो गई है, तो अतः इसे अग्रगामी श्रृंखला, अब इसे क्या कहेंगे? इस श्रृंखला को क्या कहेंगे? अग्रगामी श्रृंखला कहेंगे। अग्रगामी श्रृंखला कहेंगे। क्यों कहेंगे इसको अग्रगामी श्रृंखला? क्यों इसको अग्रगामी श्रृंखला कहेंगे? क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा सबसे पहले निर्माण कर ली जाती है। अभी देखिए, इस वाली श्रृंखला पर नई श्रृंखला संश्लेषित नहीं हुई है। ठीक, इस वाली दिशा पर नई श्रृंखला संश्लेषित नहीं हुई है, लेकिन ये वाली श्रृंखला हमारी बन गई। कौन श्रृंखला? 5 से 3 दिशा वाली श्रृंखला हमारी बन गई और पहले बन गई। और जो पहले बन गई तो उसे क्या कह दिया गया? अग्रगामी श्रृंखला कह दिया गया। तो देखिए, हमारे 3 से 5 दिशा वाले पर 5 से 3 दिशा की जो नई श्रृंखला है वो बनकर तैयार हो गई। एक हमारी श्रृंखला तैयार हो गई। अब दूसरी वाली पर तो देखिए, कौन सी दिशा? 5 से 3 दिशा। कौन सी दिशा? 5 से 3 दिशा है। तो इस पर जो नई श्रृंखला बनेगी वो कौन सी बनेगी? 3 से 5 दिशा की बनेगी। ठीक, तो कैसे बनेगी? लेकिन अब आगे क्या कह रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 से 3 दिशा पर नई श्रृंखला को संश्लेषित नहीं करवा पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वाली दिशा पर, कौन सी दिशा है ये? 5 से 3 दिशा है। इस पर नई श्रृंखला कौन बनेगी? 3 से 5 बनेगी। लेकिन कौन संश्लेषित नहीं करवा पाएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं करवा पाएगा संश्लेषित। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक, इस पर तो करवा ले रहा था, लेकिन इस पर नहीं करवा पाएगा। लेकिन फिर करवाएगा कौन? अगर ये 5 से 3 दिशा पर डीएनए पॉलीमरेज जो श्रृंखला है वो संश्लेषित जो है करवाएगा कौन? तो देखते हैं कौन करवाएगा। ठीक, नहीं करवा पाता। 5 से 3 दिशा सांचा श्रृंखला पर आरएनए के छोटे छोटे डीएनए के अनुपूरक खंडों का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें आरएनए प्राइमर कहते हैं। मतलब 5 से 3 दिशा पर जो सांचा श्रृंखला है, ये क्या हमारा सांचा है? एक ये सांचा और एक ये सांचा, 2 सांचे थे, तो इस पर तो हमने बना डाला, अब इस पर बना रहे हैं। तो ये जो श्रृंखला है 5 से 3 दिशा वाली, इस पर ये जो सांचा श्रृंखला है, इस पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो नई श्रृंखला का संश्लेषण नहीं करवा पाएगा। तो इस पर क्या होगा? इस पर आरएनए के छोटे छोटे खंड लग जाएंगे। इस पर क्या हो जाएगा? इस श्रृंखला पर आरएनए के छोटे छोटे खंड लग जाएंगे। इस पर कौन सी? 5 से 3 दिशा पर आरएनए के छोटे छोटे खंड लग जाएंगे। और ये खंड होंगे कैसे? डीएनए के अनुपूरक होंगे। मतलब जैसा डीएनए होता है वैसा ये भी होता है। ठीक, तो ये डीएनए के अनुपूरक खंड होते हैं, और अनुपूरक खंड होते हैं तो इन खंडों को कहते क्या हैं? आरएनए प्राइमर कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ये छोटे छोटे खंड लगे हुए हैं, तो इनको क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो 5 से 3 दिशा पर जो नई श्रृंखला 3 से 5 बनेगी, इसका संश्लेषण आरएनए प्राइमर के छोटे छोटे खंडों के द्वारा होता है। ठीक, क्या किसके द्वारा होता है? आरएनए प्राइमर के छोटे छोटे खंडों के द्वारा होता है। अब आरएनए प्राइमर क्या करेगा? आरएनए प्राइमर एंजाइम की भांति कार्य करेगा। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा था, वैसे आरएनए प्राइमर भी काम करेगा। तो आरएनए प्राइमर एंजाइम की भांति कार्य करके 5 से 3 दिशा पर, कौन सी दिशा? 5 से 3 दिशा पर 3 से 5 दिशा की नई श्रृंखला का संश्लेषण करवा पाता है।
नई श्रृंखला का संश्लेषण छोटे छोटे खंडों के रूप में करवाता है। कैसे करवाता है? छोटे छोटे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, आरएनए प्राइमर लगे हैं, तो जो यहाँ पर श्रृंखला बनेगी कौन, 3 से 5 बनेगी, तो ये क्या करेगी, छोटे छोटे खंडों के रूप में बन पाएगी, छोटे छोटे खंडों के रूप में बन पाएगी। इन खंडों को क्या कहेंगे, तो इन खंडों को क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड कहेंगे। मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो खंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो खंड है, क्योंकि आगे यहाँ पर तो आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये जो बड़े बड़े जो खंड हैं ये इन खंडों को क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है, इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो आरएनए प्राइमर डीएनए का जो 3 से 5 दिशा का संश्लेषण करेगा वो छोटे छोटे खंडों के रूप में कर रहा है, जिस कारण से इन खंडों को क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड कहेंगे। यह श्रृंखला बाद में बनती है। श्रृंखला क्या कब बनी, तो यह श्रृंखला बाद में बनती है। कब बनती है, बाद में। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पश्चगामी श्रृंखला। क्या कहते हैं इसे, पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं। तो इसे पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं। 5 से 3 दिशा का संश्लेषण हो जाने के बाद, देखिए 3 से 5, देखिए 3 से 5 दिशा का संश्लेषण हो जाने के बाद आरएनए प्राइमर, अब आरएनए प्राइमर का काम खत्म हो गया, क्योंकि उसने 3 से 5 दिशा का संश्लेषण करवा दिया। तो 3 से 5 दिशा पर आरएनए प्राइमर जो है संश्लेषण करवाने के बाद क्या होता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है श्रृंखला से। अलग हो जाने के बाद क्या करेगा, ये अलग हो जाने के बाद अब डीएनए जो है टुकड़ों टुकड़ों में बना था, अब डीएनए के टुकड़े टुकड़े रह जाएंगे। अब डीएनए को जोड़ेगा कौन, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। जो डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। इस प्रकार डीएनए का द्विगुणन हो जाता है और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, ठीक। अब आगे क्या कर रहे हैं, डीएनए द्विगुणन में एक श्रृंखला नई, देखिए ये वाली जो श्रृंखला है 5 से 3, ये कैसी है, नई श्रृंखला है, क्योंकि ये पहले बन गई थी, बिल्कुल ठीक। एक श्रृंखला नई तथा दूसरी पुरानी होती है। नहीं, देखिए ये वाली जो श्रृंखला है 5 से 3, ये पुरानी श्रृंखला है, क्योंकि ये पहले बन चुकी है। और नई श्रृंखला अभी भी कौन बनी है, तो ये श्रृंखला बनी 3 से 5। तो इसमें एक श्रृंखला पुरानी और एक श्रृंखला नई होती है, इसलिए डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी कहलाता है। डीएनए का द्विगुणन कैसे कहलाता है, अर्ध संरक्षी कहलाता है। क्यों कहलाता है कि डीएनए के द्विगुणन में एक श्रृंखला पुरानी और एक श्रृंखला नई होती है, जिस कारण से डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी कहलाता है। तो ये हो गया आपका डीएनए का पूरा द्विगुणन, कि डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, ठीक। तो इसमें कुछ याद करना नहीं है, ठीक। अभी देखिए पहले स्टेप में क्या बताया कि जो समसूत्री और सूत्री कोश का विभाजन होता है, जिस कारण से 2 या 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, और जब संतति कोशिकाएं बनेंगी तो उसमें डीएनए भी चाहिए, तो डीएनए का द्विगुणन होगा। तो इसी कारण से जो है डीएनए का द्विगुणन, डीएनए की मात्रा का द्विगुणन कोशिका विभाजन का मुख्य सिद्धांत होता है। और डीएनए का द्विगुणन कई स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप क्या है, डीएनए का विकुंडलन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, तो डीएनए का जहां से हमें डीएनए को अलग करना है उसे क्या कह देंगे, प्रारंभिक बिंदु कह देंगे। और प्रारंभिक बिंदु पर विकुंडली प्रोटीन लग जाएंगी, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देंगी, और तोड़ने के बाद हमारी दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो डीएनए अलग हो गया, तो दोनों श्रृंखलाएं इसकी क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या है कि नई श्रृंखलाओं का संश्लेषण हो जाएगा। तो जो दोनों श्रृंखलाएं पृथक हुई थी, तो पृथक होने पर कैसा, तो जो डीएनए हमारा है वो एक चिमटी की तरीके से प्रतीत हुआ, और जिसको हमने जो है द्विकुंडल फार्क कह दिया। क्या कह दिया, द्विकुंडल फार्क कह दिया। अब क्या था कि एक हमारी दिशा 3 से 5 हो गई, दूसरी 5 से 3 हो गई। तो 3 से 5 दिशा पर डीएनए पॉलीमरेज आ गया, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने जो है 5 से 3 दिशा के अनुरूप न्यूक्लियोटाइड को आकर जोड़ दिया, और हमारी एक नई श्रृंखला बन गई। कौन बन गई, 5 से 3 बन गई, और एक ही बार में बन गई, और जो है पहले बन गई। तो इसे को बोला अग्रगामी श्रृंखला, ठीक। अग्रगामी श्रृंखला कह दिया गया। अब दूसरी जो श्रृंखला है, तो इस पर जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम संश्लेषण नहीं करवा पाएगा। तो जब इसका संश्लेषण नहीं करवा पाएगा तो इसको कौन कराएगा, तो इसमें जो है आरएनए के छोटे छोटे खंड लग जाएंगे। आरएनए के छोटे छोटे खंड लग जाएंगे, जिनको हम आरएनए प्राइमर कह देंगे, और वो 3 से 5 दिशा का संश्लेषण कर डालेंगे, और फिर वो पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर हमारा डीएनए टुकड़ों में हो जाएगा। फिर हम डीएनए को जोड़ देंगे, किसके द्वारा जोड़ देंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देंगे, और हमारे 3 से 5 दिशा का डीएनए तैयार
बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। अब डीएनए का द्विगुणन असंरक्षी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक श्रृंखला इसमें पुरानी बन जाएगी, अर्थात कौन 5 से 3 दिशा की जो श्रृंखला बनेगी वो पुरानी होगी, और जो नई श्रृंखला बनेगी वो 3 से 5 दिशा की होगी। तो एक दिशा इसमें पुरानी और एक नई होगी, इसलिए डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी कहलाता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया डीएनए का द्विगुणन। अब इसमें कई प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा आरएनए प्राइमर पर टिप्पणी लिखिए। आरएनए प्राइमर पर, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, इस लॉन्ग आंसर में आपके बहुत से शॉर्ट आंसर बनेंगे। जैसे आरएनए प्राइमर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ओकाजाकी खंड क्या होता है? ओकाजाकी खंड कहाँ होते हैं, किस श्रृंखला पर बनते हैं? ठीक, तीसरा प्रश्न डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? चौथा प्रश्न डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है? पांचवा प्रश्न डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी कहलाता है क्यों? ठीक, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन होता है? तो डीएनए द्विगुणन में जो 3 से 5 दिशा पर जो नई श्रृंखला 5 से 3 संश्लेषित करवाता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करवाता है। ठीक, और एक ही बार में करवा देता है, और ये नई श्रृंखला एक ही बार में बन जाती है तो इसको अग्रगामी श्रृंखला कह दिया। ठीक, अब डीएनए प्राइमर क्या, आरएनए प्राइमर क्या होता है? तो आरएनए प्राइमर जो होते हैं 5 से 3 दिशा पर डीएनए के अनुपूरक, डीएनए के अनुपूरक छोटे छोटे खंड लगते हैं जिनको आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये 5 से 3 दिशा पर नई दिशा 3 से 5 का संश्लेषण करवाने का काम करता है, और जो छोटे छोटे खंडों में करवाता है, इन छोटे छोटे खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, और जो ये खंड लगे रहते हैं इनको आरएनए प्राइमर कहते हैं। फिर इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी कहलाता है क्यों? तो हमारी एक श्रृंखला 3 से 5 होती है, इस पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा 5 से 3 नई श्रृंखला का संश्लेषण होता है। तो जिस कारण से जो है ये श्रृंखला पहले बन जाती है, इसको अग्रगामी श्रृंखला कहते हैं। फिर 5 से 3 दिशा पर नई श्रृंखला 3 से 5 बनती है जो आरएनए प्राइमर के द्वारा बनती है। ठीक, और ये बाद में बनती है, इसलिए इसको पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं। तो एक श्रृंखला इसमें पुरानी हो गई और एक नई श्रृंखला, क्योंकि जो बाद में बनेगी श्रृंखला वो तो नई होगी ना, क्योंकि ये बन चुकी है तो पुरानी हो गई। अब जो अभी बनी श्रृंखला वो तो नई होगी, तो इसमें एक श्रृंखला नई और एक श्रृंखला पुरानी होती है, इसलिए डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी कहलाता है। इसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर किसमें कम से कम जो है आपके 4-5 प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल गए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।